इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है। बाकी मुझे जितना समय हमारे होस्ट साहब ने, हितेंद्र जी ने दिया था, मैंने थोड़ा सा उससे ज्यादा समय ले लिया, और इस परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए जहां डॉक्टर कथीरिया जी चाहेंगे वहां हम अपना सहयोग भी करेंगे, जो अपना इनपुट है वो भी देंगे। जिस प्रकार से भी चाहेंगे हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, और आप इस मंच पर आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। Thank you so much दीपक जी फॉर योर स्पेशल एड्रेस। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को एक परिप्रेक्ष्य में रखा। तो इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए मैं अब निवेदन करने जा रहा हूँ श्री मानसिंह जी से। उससे पहले कि मैं उनका एक बायोडाटा आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, सुनील मानसिंह जी का। जी, श्री सुनील मानसिंह जी, he has been a member of Rashtriya Kamdhenu Ayog. He is member of Animal Welfare Board of India. He is also member of National Steering Committee on Panch Gave. और सुनील मानसिंह जी नेशनल कैटल कमीशन के भी सदस्य हैं, एंड ही इज को-पेटेंटी फॉर cow urine distillate, and he has global patent for cow urine plus neem-based pest repellents. So he has been coordinating research activities of Go Vigyan Anusandhan Kendra with ICMR, CSIR, ICAR, and 3 states have introduced Panch Gave in regular study curriculum in schools. 1 state has passed Sampurna Go Hatya Bandi Act also, and he has motivated jail authorities to establish Goshalas, Panch Gave production units in jail premises, and he has been awarded Prani Mitra Award amongst other prestigious awards. So he is currently coordinator of Go Vigyan Anusandhan Kendra. So we welcome you, Sunil Mansingh ji, or we request you to please give your address. Sunil Mansingh ji. आप सुन पा रहे हैं सुनील मानसिंह जी? सुनील जी अनम्यूट कीजिए सुनील मानसिंह जी को। Host, I request the host to unmute Sunil Mansingh ji. हाँ, माननीय दीपक जी और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी एवं हमारे सभी इंडस्ट्री उद्योग क्षेत्र के और सभी कार्यकर्तागण, बहुत सौभाग्य का विषय है कि आप लोग सुन पा रहे हैं ना? जी जी जी। तो उद्योग क्षेत्र ने गोवंश का विषय लिया है और मैं जिस केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, वो इसमें पिछले 25 वर्षों से विस्तार से कार्य कर रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे मेरे काफी नस्लों के चार्ट्स वगैरह हैं, और इसमें अपनी स्क्रीन चालू, तो इसके अंदर काफी हमारी जो देशी नस्लें हैं,
ये जो नस्लें दिख रही है आपको, हमारे देशी गोवंश की नस्लें, इसमें हमारी देशी नस्लों का जो गुणधर्म है, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, छाछ, क्योंकि सभी जो सुन रहे हैं इनको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग इतने सालों से हमारे साथ बहुत अच्छे पशु वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, आयुर्वेद के वैद्य डॉक्टर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, क्योंकि डॉक्टर रघुनाथ जी माशेलकर के मार्गदर्शन में ये सारी गतिविधियां बहुत सारी आगे बढ़ी। डॉक्टर मुरली मनोज जोशी, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी उसमें देख रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि हमारी जो ये सारी नस्लों की गुणवत्ता है वो विदेशी नस्लों में नहीं है, तो हमको हमारी नस्लों की गुणवत्ता ये हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। और ये नस्लों में जो गुणधर्म है, ये नस्लों की गुणधर्म अन्य नस्लों में जो दूध, दही, घी, छाछ में, गोबर, गोमूत्र में विषैले तत्व हैं या उसमें समस्याएं हैं, तो हमको ये ध्यान देना है कि हमारी नस्लें, इनकी श्रेष्ठता निश्चित हो गई है। अब इसमें कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए, यहाँ से काम शुरू होगा। अब इसमें जो महत्व की बातें हैं, 3 स्तर का काम है, लघु उद्योग है, मध्यम स्तर के उद्योग है और बृहद स्तर के। तो इसमें तीनों स्तर के उद्योगों में हमको ये सोचना है, और चूंकि अब ये पूरा जमीनी स्तर का काम होगा, जैसे माननीय दीपक जी ने बताया कि कोरोना ये जो संक्रमण काल के बाद की जो स्थितियां हैं, तो इसमें लोगों को जब वर्षों में जो पूरा एक व्यापार की दृष्टि से या बाकी सब थोड़ा जो लोग की प्रवृत्ति या बहुत जल्दी बहुत ज्यादा धन कमा लेना या जैसे शेयर बाजार होता है या बाकी बहुत सारे काम होते हैं, तो लोगों को इस तरह की जो आदत, अब उसको थोड़ा जमीन पर लाना पड़ेगा। तो जमीनी सोच के साथ काम शुरू होगा। तो जो जिस स्तर के हैं और इसको पूरा नजर रखते हुए हमारे काम की जो दृष्टि होगी, जैसे अभी गौशालाएं आपने बताई, कुछ डेयरियां जो देश में बहुत सारे बड़े स्तर पे चलती हैं। अब पूरे दुनिया में ध्यान में आ गया कि भारतीय देशी गोवंश के दूध की गुणवत्ता है। विदेशों से पुस्तकें प्रकाशित हो गई है, हमारे देशी गोवंश के दूध की महत्ता बता रहे कि A2 नाम का प्रोटीन, तो हमारे देशी गोवंश के दूध में स्वर्ण अक्षार और बहुत सारी बातें। तो दूध का काम, दही, घी, छाछ का काम। अभी सामान्य गौशालाएं भी बहुत बार दूध उनको कहीं ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसको कीमत नहीं मिल रही, देशी गाय के दूध, भैंस की उसको ज्यादा मिल रही, क्योंकि लोगों को गुणवत्ता पता नहीं है। तो हमको उद्योग वाले हर चीज का जैसे मार्केटिंग, विपणन, बिक्री वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो पहला ध्यान देना पड़ेगा कि डेयरियों को उस तरफ लाना, गौशालाओं को देशी गोवंश की तरफ, जो वहां की नस्लें हैं। ये आपके पीछे चार्ट है, जो हमारी नस्लें लगभग 47 को शासन ने मान्यता दी, जैसे गिर, साहिवाल, थापर, रोंगोल, कांकरेज, गौड़ऊ, लाल सिंधी, लाल कंधारी, देवनी, टांगी, ऐसी अलग अलग प्रजातियां देश की हैं। ये सब में विशेष गुणधर्म है। तो हमारा दूध का काम वो उस स्तर पर जो बहुत पौष्टिक है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से लेकर हमारी स्मरण शक्ति से बहुत सारे गुणधर्म उसमें है। उसी के दही, घी, छाछ, तीनों चीज में भी उसका इतना ही परिणाम आ रहा है, क्योंकि भारतीय देशी गाय का दूध विदेश में $4 और हमारे यहाँ भी लगभग 200 रुपए लीटर तक बिकने लगा। और देशी गाय का घी सामान्य 1,500-2 हजार से लेकर 5-7 हजार रुपए तक। लोगों को सबको ध्यान देना है कि दुर्भाग्य से देश में कुछ छलावा बोलिए, कुछ गाय का देशी घी के नाम पर, देशी गाय का घी नहीं, गाय का देशी घी 300-400 रुपए, तो ये सब चीजें संभव नहीं है, क्योंकि 1 लीटर यदि 1 किलो या 1 लीटर घी बनाना है तो 25-28 लीटर दूध लगता है। तो वो सामान्यतः 1,500-2 हजार उसकी कीमत पड़ती है। तो ये हर चीज को ये ध्यान देना है। और जितने उद्योग के क्षेत्र है, क्योंकि मुझे कम समय में जितना विषय बताना है, कि इस समय सब ध्यान देंगे कि कोई प्रकार का इसमें छल कपट, बेईमानी, जैसे बोलते हैं कुछ मिलावट, ये चीजें बिल्कुल छोड़ देनी पड़ेगी। कि सस्ता पैसा कुछ मिलेगा, कुछ भी काम हम कैसा चलाएंगे। हम गोवंश के काम से जुड़ने जा रहे हैं, तो इसमें इसको हमने बड़ा पवित्रता का, बड़ी शुद्धता का, तो हमारे आचरण व्यवहार में सभी चीज में शुद्धता बहुत आवश्यक है। क्योंकि भारत सरकार को दुर्भाग्य से दूध के बारे में जब बात होती है तो वहां स्वीकार करना पड़ता है कि 60-70% दूध नकली आ रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि रसायन से, यूरिया से, पता नहीं क्या क्या ऐसे सब बनाने लगे। तो ये सब अब पूरी दुनिया को ध्यान में आ गया कि हमको 2 समय का भोजन और बाकी हमारी सामान्य आवश्यकताएं, अब वहां पर स्थिति सीमित हो गई। तो इसलिए अब बेईमानी वाला काम इस सब में नहीं करना है। तो हमको बड़ी पवित्रता के साथ, क्योंकि हमारी साख खड़ी करनी, हमारी गुडविल खड़ी करनी पड़ेगी। तो ये गोवंश का पहला काम दूध से शुरू होगा, यानी वो चल रहा है। इसलिए मैंने बताया
अब इसके साथ समानांतर रूप से, क्योंकि उसमें बाकी चीजें आ गई, ये सामान्य लोगों को पता था, लेकिन चूंकि देशी गोवंश पर केंद्रित करना था, अब दूसरा विषय बहुत महत्व का है जो कृषि से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी गांव में लोग लगभग 2-3 करोड़ से ज्यादा जो हमारे फिर से जो पलायन शहर इस काल में गांव में चले गए, और गांव 6 लाख से ज्यादा है। गांव को स्वावलंबी, जब आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो बिना गांव के भारत आत्मनिर्भर कभी नहीं हो सकता। गांव हमारी आत्मा है, गांव हमारी रीढ़ है, तो हमको गोवंश आधारित ग्राम व्यवस्था, गोवंश आधारित ग्राम स्वावलंबन, ये काम हम हजारों गांव में कर रहे हैं। इसके अंदर जो विशेष ध्यान देने की बात है कि हमारे शास्त्र जो बोल रहे थे वो अकाट्य सत्य है, हम उन शास्त्रों की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे आप लोगों में से कुछ लोग अभी भी थोड़ा सा अंग्रेजी में प्रस्तुतिकरण, क्योंकि एक आदत पड़ गई सबको, भारतीय शास्त्र की तरफ जाना है तो हिंदी संस्कृत जरूरी नहीं है, लेकिन हिंदी कम से कम को देखना पड़ेगा। शास्त्र बोलता है गोमय वस्ते लक्ष्मी, शास्त्र का बात है। शास्त्र बोलता है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजन। तो अब इसमें गोबर में लक्ष्मी का वास की बात है, तो अब गोबर से केचुआ खाद, गोमूत्र से कीट नियंत्रक, गोबर से अमृत पानी, जैसे हमने पेस्टिसाइड बनाया, अब इसके कई देशों के ग्लोबल पेटेंट लिए। मतलब अब मैं उद्योगों की सीधी बात कर रहा हूँ कि सबने अब कोई प्रकार का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, जैसे अभी 4 दिन पहले जब चीन के आक्रमण की बात आई तो सबने चीन का बहिष्कार। मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ, पश्चिम से आए हुए बहुत सारी जो बातें हैं, किसी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड की जरूरत नहीं, ये कीट नियंत्रक पर्याप्त है, गोमूत्र नीम से बना है, जरूरत पड़ी तो हम लहसुन, इसकी सब विधियां हमारी वेबसाइट बाकी देख सकते हैं। ऐसे ही गोबर से ये वर्मी कंपोस्ट, ये सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, गोबर से बना है। अमृत पानी यहाँ नहीं रख सकते, गोबर गोमूत्र गुड़ से बनता है। एक हमने ग्रोथ प्रमोटर, वृद्धि संवर्धक बनाया है। ये सारी चीजें विज्ञान सम्मत, यानी विज्ञान के आधार पर सिद्ध हो चुकी, और इसकी ठीक ढंग से एक तो गौशालाओं से हम मार्केटिंग आए, क्योंकि एक उद्योग स्थापित करेंगे उत्पादन का, एक ट्रेडिंग का काम कर सकते, क्योंकि गौशालाएं कुछ करती है, पहले तो उत्पादन को समस्या आती है, उनको उतने लोग जोड़ना, कार्यकर्ता जोड़ना, तकनीकी दृष्टि से कोई का मार्गदर्शन, उद्योग के क्षेत्र से जुड़े लोग जिनके औद्योगिक मानसिकता होती है, तो वो गौशालाओं को प्रेरित करके ऐसे श्रेष्ठ उत्पादन और वो किसानों तक ले जाने, किसानों का विश्वास जीतना। अभी हम लोग जब गांव में काम कर रहे हैं तो उन गांव में परिवर्तन आ रहा है। जैसे आपको बताऊं, ये पुणे के आसपास सारा चल रहा है, जहां पर 50,000 एकड़ खर्च हो रहा था केमिकल्स में, अब वहां पर ये ध्यान में आ रहा है कि उनका खर्च हो गया है लगभग 600 से 1,000 रुपए, यानी इतना 50 से 80 गुना कम हो गया है। जब हम बंगाल के गांव की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारे गोसेवा परिवार के माध्यम से वहां भी ये काम चल रहा है, और वहां पर भी ये सारा विस्तार से, और उसके अंदर ये सब परिणाम आ रहे हैं कि वहां पर लगभग 400 गांव में इतना परिवर्तन आया है कि किसान के जैसे 2-2, 3-3 करोड़ का कीटनाशक, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर आ रहा था गांव। तो ये चीजें, इसका प्रमोशन, इसको सबको, इसका विज्ञान, वो विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने इन सब का रिसर्च, ये हमारी रिसर्च एक्टिविटीज, यानी बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च किए, इसका विज्ञान सामने है। तो कृषि में हमको ध्यान देना है कि इस तरह की उपज इसको बढ़ावा देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा उद्योग है। हम हमारे इतने लाख गांव के लगभग 14 करोड़ के आसपास किसान परिवार हमारे पास हैं, लगभग एक अंदाज से, क्योंकि 1 करोड़ के आसपास खेती छोड़ चुके हैं किसानों की वजह से, कर्ज की वजह से। तो ये एक बड़ा उद्योग है। दूसरे नंबर पर हमारे इससे जुड़ी हुई जो पंचगव्य से खेती है, अग्निहोत्र से खेती, ऐसे अलग अलग विधियां, तो जो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स है उसको आगे बढ़ाया। तीसरा हमारे कृषि की उपज, यानी इन सब से हम जो खेती की उपज लेंगे, फल फूल सब्जी अनाज चारा जड़ी बूटी, तो आज ऑर्गेनिक की बहुत बड़ी मांग है और उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा बाजार है, क्योंकि इसमें भी ये ध्यान देना है सबने कि केवल हम एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देंगे कि हमारा निर्यात की तरफ लक्ष्य होगा। हमारे देशवासियों को हमको स्वस्थ अच्छा अन्न धान्य पहले खिलाकर, फिर हम बचा हुआ या अधिक बचेगा या अधिक होगा वो आगे बढ़ाएंगे या बाहर देंगे। हमारे लोगों की सुधा पूर्ति है, उनको हम अच्छा, हमारे समाज की उसकी चिंता करेंगे। तो हमको ये सारा करना है। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज मैं उद्योगों में थोड़ा उदाहरण देता हूँ। पूना में दूध के लिए बहुत सारे हमारे युवा लग गए, ग्रामीण क्षेत्र से जो दूध पालक, जो गोपालक हैं, उनसे दूध ला रहे हैं, वो दूध की ट्रेडिंग या दूध शहर में दे रहे। बम्बई में ऐसी टीम है 4 जो इटली में पड़ी है, हमारे सत्यनारायण जी बंसल जी की लड़की, तो उन्होंने वहां पर दूध की टीम, हमारा सुमित गोयल है, बाकी की टीम है, तो उन्होंने ये प्रयास किया, तो आज लगभग 3,000 लीटर चाकन से दूध लाकर वितरण कर रहे हैं। इस तरह के कीट नियंत्रण का काम कुछ उद्योगों ने ऐसा काम खड़ा किया, और उन लोगों का, हमारे कार्यकर्ता हैं इंजीनियर जो देवलापार में गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षण लिए,
वो ऐसे उत्पादन हमारे साथ कर रहा है। यहाँ पर ये लोग 1-2 लाख से लेकर 10-12 लाख तक का महीने का सेल कर रहे हैं ये सब प्रोडक्ट बनाए, मतलब इतना बाजार उपलब्ध हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं हाँ अब सही ढंग से मौलिक इसके बाद नंबर आता है, क्योंकि हम कृषि के अंदर देखना स्पीकर को, आई डोंट नो क्या हो रहा है, किसी ने कर दिया इसको होस्ट, किसी ने म्यूट कर दिया। और यहाँ पर पंचगव्य के उत्पाद जो हैं, ये हमारी लिस्ट है, ये किसी ने किसी ने म्यूट कर दिया। हमारी लिस्ट आप देख सकते हैं, बहुत विस्तार वाली है। इसमें ये सब बहुत सारे उत्पाद, ये सब आपको वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो पंचगव्य के लगभग 45-50 औषधि वाले, मतलब हम आयुर्वेद। सुनील जी आपका स्पीकर म्यूट हो गया शायद से। नहीं, यहाँ से तरफ से उन्होंने म्यूट किया है, वहां पर उधर ध्यान दीजिए आप, होस्ट ने म्यूट किया गलती से, होस्ट की तरफ ध्यान दीजिए। अभी हो गया क्या? आवाज आ रही है? आ रही क्या आवाज? अरे तो इसके अंदर ये पंचगव्य के उत्पाद, ये बहुत मौलिक उत्पाद हैं। आपको कुछ जानकारी बता दूं, मेरे साथ अभी हमारे 2 वैद्य बैठे हैं। ये गोमूत्र अर्क के हमने 5 से ज्यादा पेटेंट लिए। ये एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसर, इम्यूनोमॉड्यूलेशन, 104% तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये एंटी वायरल भी है। डॉक्टर गोलकिया जी ने हमारे जूनागढ़ विश्वविद्यालय में काफी काम इस पर किया, आगे हम बढ़ रहे हैं। अभी कोरोना रोगियों को चल रहा है, वो अंग्रेजी चिकित्सा से ज्यादा जल्दी ठीक हो रहा है। आज भी हमको रोगी का उसका शपथ पत्र मिल गया। तो इसमें काफी विस्तार से काम चल रहा है। पंचगव्य चिकित्सा, इसमें गोबर, मुल्तानी मिट्टी, गेरू की साबुन, धूप बत्ती, ये जैसे गोबर, मुल्तानी मिट्टी। सुनील जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगले 1-2 मिनट में अपना कंक्लूड करें सर। डिस्कवरी ने फिल्म बनाई। अभी इसके अंदर जैसे गोबर के शीट, गोबर से कितनी चीजें बन रही है। ये हमारे कुटीर उद्योग के बहुत अच्छे ग्रामोद्योग के साधन है। हमारी इसमें मच्छर कॉइल से लेकर हम बहुत सारी चीजें, ये सब जैसे मच्छर कॉइल वगैरह, धूप बत्ती वगैरह, तो ये सब उत्पादन अपने आप में विशेष हैं। जैसे गोमूत्र से फिनाइल बनाया, गोबर से जैसे मूर्तियां अलग अलग, ये गणेश जी की मूर्ति आप देख सकते हैं। और इसमें पेपर, हार्ड पेपर या रफ पेपर वगैरह, कुछ जैसे हमारी मच्छर कॉइल, उसके बाद जो उसमें लिक्विड आता है उसका कॉइल के हिसाब से दूसरा जो ऑल आउट वगैरह में डालने के लिए, ऐसे n नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये सारी की पूरी रूपरेखा, कुछ टाइल्स बन गई, कुछ रूफिंग के आइटम्स बन गए, कबीलों बन गए। तो ये सब पर थोड़ा विस्तार से अभ्यास, कुछ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हो गए, बैल चालित कुछ हमने प्रयास, हमारे लखनऊ में 4 बैल जोड़ी लगा के 20 किलोवाट हमारे शैलेंद्र सिंह ने, कुछ हमारे रोहतक में बहुत अच्छा काम हमारे कर रहे हैं इंजीनियर साहब। तो उसमें वहां पर ध्यान में आया कि उन्होंने उसके कंप्रेस्ड एयर भरी, बिजली जनरेशन कर सकते हैं। गोबर गैस से बिजली जनरेशन का काम हो रहा है, कहीं गोबर गैस सिलेंडर में भरने के काम चल रहे हैं। तो ये सब विस्तार वाले काम है, ये गोवंश केंद्रित हैं। तो बड़ी गौशाला, उसके साथ क्या कर सकते हैं, छोटी गौशाला, मीडियम रेंज की गौशाला। और चूंकि ये बहती गंगा में हाथ धोने जैसा, चूंकि हमारा इन्वेस्टमेंट या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहा है, जो गौशालाएं हैं जो एक अच्छे ट्रस्ट के रूप में, उनको उसमें जोड़ना, मैंने हमारा आपसी तालमेल बढ़ाना, हमारे पास बहुत अच्छा नेटवर्क, हमारे पास बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन सेंटर, हम आपस में मिलजुल के करेंगे तो हमारे पास ये, क्योंकि हमारे वल्लभ भाई जी का बहुत रूपरेखा रहती है कि हमारे, उन्होंने महेंद्र जी घर वहां पर काम कर रहे हैं कि कामधेनु कृषि विज्ञान केंद्र को बताने वाले। तो ऐसे बहुत सारा एक अच्छा नेटवर्किंग हम आपस में करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में गोवंश आधारित, गोबर गोमूत्र आधारित क्रांति को हम खड़ा कर सकते हैं। इसमें आप सबकी सहभागिता, और ऐसे सेंटर जैसे आना जाना भी नागपुर तो वैसे आ रही जा रही है, हमारे फ्लाइट्स कभी भी आप सकते हैं। देवला पार्क के केंद्र में हम बिना दूध के गोवंश, लगभग हमारे पास अभी 6.25 पूरा हो गया, बस 1 ही मिनट में हम लगभग 150 लोगों को रोजगार दे रहे हैं बिना दूध के गोबर से। तो ये सारी चीजें हम अलग अलग स्थानों पे कर सकते हैं।
तो चूंकि आपने जो समय दिया था, मैंने लगता है कि 15 मिनट में पूरा किया। आप सबको नमस्कार। लेकिन इन कामों में हमारी निरंतर सहभागिता और आप इससे लगातार जुड़ेंगे। जहां तक ये संदेश जा सकता है, तो हम बोलते कर भला तो भला, तो ये काम आगे बढ़ाएंगे और ये पर्यावरण रक्षा से लेकर प्रकृति के अनुरूप होगा। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं होगी, छेड़छाड़ नहीं होगी, कर सकेंगे। सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपने अपने वर्ड्स ऑफ विजडम शेयर किए सभी के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल। हाँ जी, आवाज आ रही है। अब मैं टेकिंग दिस फॉरवर्ड, अब अपने जो कार्यक्रम के अगले वक्ता श्री राजेश डोगरा जी से निवेदन करने जा रहा हूं कि वो अपना वक्तव्य रखें। उससे पहले मैं एक छोटा सा उनका परिचय आपसे शेयर करना चाहूंगा। श्री राजेश डोगरा जी, ही इज चेयरमैन ऑफ स्वदेशी कामधेनु गौशाला हिमाचल प्रदेश। He is President भारतीय कृषक समाज हिमाचल प्रदेश। He is an entrepreneur. He is representing SKG Marketing Company, Zion Digital Marketing Technology Private Limited, and he has been working towards self-sustainable model, breed conservation and protection and development. So राजेश डोगरा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपसे निवेदन है कि अपना वक्तव्य रखें। राजेश डोगरा जी, प्लीज। हेलो। आत्मनिर्भर, इज इट आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी? पहले सबको मेरा नमस्कार। राजेश डोगरा जी। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, इज इट आई एम ऑडिबल होस्ट? ओके। आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल एंड पोटेंशियल ऑफ काउ बेस इंडस्ट्री, ये एक ऐसा विषय है जो शायद मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं पहले तो डॉक्टर वल्लभ भाई कथारिया जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं आप सब लोगों के सामने अपनी बातें रख पा रहा हूं। और FII का डायरेक्टर जनरल मिस्टर दीपक जैन जी का शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात कहने का। और मैं आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक नारा देके शायद पूरे देश में एक लोकल प्रोडक्ट को खड़ा करने के लिए क्रांति का एक विषय हम सब लोगों को दे दिया है। और गाय जो मेरे हिसाब से एक ऐसा हिडन जेम है जिसे हम काफी समय से भूल चुके हैं। और या मैं कहूंगा कि गाय के नाम पे पॉलिटिक्स ज्यादा, काम बहुत कम हुआ है। और डॉक्टर वल्लभ भाई जी के आने के बाद मुझे भी एक नया उत्साह मिला है काम करने का। और मैं हिमाचल में एक छोटा सा कार्य स्वदेशी कामधेनु गौशाला के रूप में, जिसको मैं एक सेल्फ सस्टेनिंग गौशाला के रूप में डेवलप कर रहा हूं। और हम लोगों ने पिछले 3 साल से कार्य शुरू किया है। और मुझे ये लगता है कि गाय जो है खाली इंडस्ट्री नहीं, हमारी इकोनॉमी का भी इंजन बन सकता है। बट सिर्फ पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि जिस गाय के विषय में हम बात कर रहे हैं वो कौन सी गाय है, क्योंकि लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है आज की डेट में कि कौन सी गाय पे हमें काम करना है। तो हमारे देश की जो देसी गाय है, जैसे कि मान सिंघा जी ने बताया कि हमारे पास एक 47 नस्लें हैं, जिन नस्लों को हमें डेवलप करना है। पर उन 47 नस्लों में से भी लोग सिर्फ 4 या 5 या 6 नस्लों पे ही आके टिक गए हैं, जिसमें से गिर, साहिवाल, कांकरेज। बट अगर मैं आप सब लोगों को बताऊं, जो मेरा कार्य रहा हिमाचल में भी, हिमाचल की एक छोटी सी पहाड़ी नस्ल की गाय आती है जो मेरे ख्याल से 1-2 लीटर दूध देती है।
बट उसकी गुणवत्ता को किसी ने नहीं पहचाना आज तक। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने वो जितने भी लोग हैं जो मेरी बात सुन पा रहे हैं, इस इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ हमें समझने का फर्क है। अगर गाय, देसी गाय जो पहाड़ी नस्ल की गाय है जो जंगल में चरती है, उसका अगर आप घी लेंगे तो वो घी 5-5 हजार रुपए केजी बिकता है, बट हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि पहले हमें यही नहीं मालूम कि कौन सी गाय। तो आज मैं कहूंगा कि ये जो सिचुएशन हमारे सामने आज उपस्थित हो गई है कोविड-19 की, जिसकी वजह से बहुत सारे धंधे, जो दीपक जी ने बताया भी, और मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ यहाँ पे, और मेरे पास 50-60 लोग हैं। मैं खुद अपना काम देख रहा हूँ कि मैं एक अगर 100% करता था तो आज वो कार्य सिर्फ 25 या 30% रह गया है। पर इस टाइम पे भी अपने बिजनेस को सस्टेन करना और बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आज हमारे जो भाई लोग या जो भी हमारे अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो सब लोग हमारा अपनी जगहें छोड़ के अपने अपने गाँव में चले गए हैं। तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि, और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है आज, क्योंकि मेरे साथ जितने भी, क्योंकि काफी लोग जुड़े हुए हैं तो मुझे फोन करते हैं कि सर हम क्या करें, तो मैं उनको गाय आधारित खेती की तरफ, कई लोगों को मैं एक कंसल्टेंट्स के रूप में भी एक काम कर रहा हूं, ताकि हमारे यंगस्टर्स जो अब अपनी नौकरी खो चुके हैं या कोविड-19 की वजह से वो अपने गाँव में चले गए हैं, तो मैं उनको ये बताना भी चाहता हूं कि गाय एक ऐसा आधार है जिससे आप जुड़ जाएंगे तो आप आगे सिर्फ गाय को सिर्फ आप गोबर और मूत्र से ना, कई लोग तो सिर्फ गाय को दूध से आंकते हैं। मैं कहता हूं गाय दूध का विषय नहीं है, गाय दूध से आगे का विषय है, चाहे वो गाय का गोबर हो, गाय का मूत्र हो। तो ऐसे ही मैंने एक इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैसे काउ बेस्ड इंडस्ट्री, जब हमने पोटेंशियल देखा तो मैंने कुछ पॉइंट्स उसमें ढूंढे कि काउ बेस्ड इंडस्ट्री में काम करने के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो मुझे पहले काम करते ध्यान आया कि हम हिंदुस्तान में, हम देवी देवताओं का हमारा देश माना गया है कि लैंड ऑफ गॉड कहा गया हमारे इस जगह को। बट आपको ये पता होगा कि हमारे इस लैंड ऑफ गॉड में के कंसेप्ट में भी हमारी जो फेस्टिवल सीजन आते हैं, दिवाली, होली या ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स आते हैं, उनकी मूर्तियां चाइना में बनती हैं जाके। अगर आप वो देखें तो उस टाइम पे जो मूर्तियां खरीदते हैं वो चाइना से। पर अगर आप हमारे वैदिक कल्चर को देखें तो हमारे यहाँ वैदिक कल्चर में गोबर से कहा गया कि आप जो भी मूर्ति या कोई भी चीज बनाएं तो वो गोबर से होनी चाहिए। और हमारे एक बहुत अच्छे हमारे चौधरी जी हैं, एक जो गाय के आधारित कई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो कई बार मुलाकात हुई हमारी उनसे, उन्होंने गाय के स्टैच्यूज बनाए हैं, क्योंकि गाय का गोबर जो है वो एक ऐसा सॉल्वेंट है, अगर आप उसको पानी में डाल देंगे तो वो उसको प्यूरिफाई करेगा, उसको खराब नहीं करेगा। तो ये सब चीजें हमें सिखानी है। और मेक इन इंडिया के तहत में मेरे ख्याल से एक मिस्टर चौधरी जी हैं जिन्होंने एक मोदी जी की मूर्ति भी बनाई है गोबर से। तो उन्होंने कई सब चीजें ऐसी बनाई है जो हमसे मुलाकात हुई तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया है। अगर हम लोगों को, अपने फार्मर्स को बताएं जो गोबर को सिर्फ सोचते हैं कि एक वेस्टेज है, पर गोबर का अगर आप इस्तेमाल करें तो खेती में आप क्रांति कर सकते हैं। आप अगर आचार्य देवव्रत जी जो हमारे गवर्नर हैं गुजरात के, उनका एक 200 एकड़ का कुरुक्षेत्र में वो एरिया है जहां पे वो गाय आधारित खेती कर रहे हैं। आप जाके देखिए, वहां पे जो गेहूं आपको यहाँ मार्केट में 1700 का मिलता है, वहां पे वो 4-4, 4,500 हजार का बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आज अगर हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो ये बहुत जरूरी है कि गाय से जुड़ी हुई चीजों के बारे में और ऑर्गेनिक की जो डिमांड आ रही है हमारी, उसको हम समझें। क्योंकि जब तक ये समझ हमारे अंदर नहीं आएगी तो हम इस काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैंने कई गौशालाओं का विजिट किया है, तो जो प्रॉब्लम मुझे सबसे बड़ी गौशालाओं के अंदर नजर आती है, प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। आप, हमारे पास प्रोसीजर सारे लिखे हुए हैं, आप कोई भी गौशाला चलाता है प्रोडक्ट्स बना सकता है। बट आप देखिए फॉरेन में अगर आप कोई भी बाहर का प्रोडक्ट उठाएंगे तो उनकी पैकेजिंग, उनकी फिनिशिंग, उनकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो R&D है, टेस्टिंग्स, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पे अब युवा हमारा पढ़ लिख रहा है,
तो पढ़ लिख रहा है, तो उसको जो सिखाया है वही सीख रहा है। और हमारे वैदिक कल्चर में ये सब चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, लेकिन हमें उसको पॉलिश करके सामने लेके आना है, युवाओं को हमें सिखाना है कि आप इसको इस तरीके से पॉलिश करके रखेंगे तो शायद आपको इसकी गुणवत्ता के पैसे ज्यादा मिलें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गाय को हम सब लोग कहते हैं कि राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। मैं कहता हूं गाय को ब्रांड बना दो, राष्ट्र माता तो वो वैसे ही बन जाएगी, क्योंकि लोग जब आपको गोबर की कीमत मिलना शुरू हो जाएगी तो वो गोबर के लिए लोग सड़कों से गाय उठा के ले जाएंगे। बट ग्राउंड में काम करने का जो वो है, जैसे सरकारों की जो नियत और नीति, इसको हमें थोड़ा सा आपस में मिलके एक लेवल पे लाना पड़ेगा, ताकि जब दोनों चीजें अच्छी होंगी तो वो उसका एक बहुत अच्छा स्वरूप सामने आएगा। आप ब्राजील के एग्जाम्पल देख लीजिए, वो हमारी नस्लों को लेके कहाँ पहुंच गए और हम वहीं बैठे जहां से 70 साल से जहां शुरू हुए थे, और आज भी हमारी नस्लें टोटल खराब हो चुकी हैं। तो मेरा सबसे पहला यह है कि जैसे हम सीमन है, आज भी हम सीमन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या वो एक काऊ की इंडस्ट्री नहीं है? वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे इतने अच्छे अच्छे ब्रीडर्स हैं यहाँ पे, उनको थोड़ा सा और अगर हम बढ़ावा देंगे तो वो उस पर और अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसे कई सब चीजें हैं। सीमन के अंदर में इतना करोड़ों रुपए हम बाहर भेज रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक ऐसा शब्द दिया, हमारे को एक स्लोगन दिया है, वोकल फॉर लोकल, और जिसने आज ये बहुत अच्छा समय है हमारे सब लोगों के लिए कि हम इस बात को समझें और हम बाहर से जो आने वाली चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, अगर वो नहीं लाना बहुत जरूरी है तो बात अलग है, अदरवाइज हम घर पे ही वो सब चीजें करें। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर हमारा है वो बाहर का अलग है, तो वहां का लाया हुआ सीमन यहाँ पे वैसे भी बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। तो मैं आपसे इसके अलावा मेरे पास काउस की कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसके ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे A2 देसी घी के बारे में मनसिंगा जी ने बताया ऑलरेडी। बट मुझे एक और चीज लगती है कि इनकी ब्रांडिंग एक स्तर पे खड़ी कर दी जाए, क्योंकि अगर आप हमारे किसानों को ऑर्गेनिक खेती से जोड़ते भी हैं तो 1947 के बाद में खेतों का साइज हमारा छोटा हो गया है। अगर आप देखो, एक परिवार में 5 लोग थे तो आगे उनके और परिवार बढ़ गए, तो खेतों का साइज मतलब जोत का साइज छोटा होता जा रहा है। बाहर देशों में जोतों का साइज बहुत बड़ा है, वहां बड़ी बड़ी मशीनों से काम हो रहा है। तो अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम सब लोकल लेवल में फार्मर्स को एक स्तर पे, हमारे गवर्नमेंट के बड़े अच्छे वो हैं FPOs हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, सब फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, और हर स्टेट हमारा अपने तरीके से गुणवत्ता से भरपूर है। उस जगह में जो प्रोडक्ट उगते हैं हम वहाँ के लोकल लोगों को और वहाँ के लोकल यंग जनरेशन को गाइड करें कि भैया आप यहाँ पे मिलके ये काम करें। और जैसे कि एक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब आप जो बना रहे हैं उसमें विभिन्नता नहीं होनी चाहिए, उसमें एक तरह की सिमिलरिटीज होनी चाहिए, ताकि उसकी गुणवत्ता सबके साथ सब सेम आए और मार्केट में उसका अच्छा प्राइस मिले। और हम स्वदेशी कामधेनु गौशाला में हमने एक अभी ऑफिस दिल्ली में भी खोला है मार्केटिंग के लिए, ताकि उन फार्मर्स को जो कहीं पहुंच नहीं पाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि आप प्रोडक्ट बना लोगे अगर मार्केट नहीं दोगे तो वो बंदा फेल हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि वो लिंकिंग को हम इस्टेब्लिश करें, और हम उन फार्मर्स को, जो अच्छे फार्मर्स हैं जिनकी क्वालिटी उनकी फार्मिंग के अंदर है, उनकी मार्केटिंग की क्वालिटी नहीं है, तो उनको हम आपस में लिंक करें। और डॉक्टर वल्लभ भाई जी के साथ मिलने के बाद में हमें इन चीजों के ऊपर और भी अच्छा ज्ञान मिला, और मैं भी इस बात से इंश्योर हो गया हूँ कि गाय का जो कार्य हम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के साथ मिलके जहाँ कर रहे हैं, हम उसको एक ऐसी स्तर पे पहुंचाएंगे जहां पे शायद गाय की स्थिति पहले नहीं थी। पर गाय की स्थिति के लिए हमें गाय का विषय और गाय कौन सी होती है ये भी समझाना पड़ेगा। अब इसमें हमारे कई अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, IT पे हैं, क्या हमें आज गाय का आधुनिकीकरण करने की जरूरत नहीं है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत है? तो हमें ऐसे IT के प्रोफेशनल्स भी चाहिए होंगे जो हमारी इन सब चीजों को डेवलप करें, ऐसे प्रोडक्ट दें जो गाय की हमारे को इंफॉर्मेशन दें, और इंफॉर्मेशन देंगे, प्रोडक्ट बनेगा तो कहीं ना कहीं से रोजगार के डेवलप हो जाएगा उसमें आगे। राजेश जी, आपसे निवेदन है कि अगले 1 मिनट में कंक्लूड करें। जी हम अगले वक्ताओं के लिए भी हमें समय रखना है। जी धन्यवाद। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है, एक ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो एक्चुअल काम करने वाले लोग हैं, अगर उनको बढ़ावा दिया जाएगा तो मुझे जरूर लगता है कि हम आने वाले समय में एक बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। मैं अंत में
दीपक जैन जी का शुक्रगुजार हूँ और डॉक्टर वल्लभ भाई को भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं अपनी बात रखने का मौका दिया। नमस्कार, जय गौ माता। थैंक यू सो मच राजेश डोगरा जी, आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे, आपने बहुत ही प्रासंगिक विचार हैं आपके, रेलेवेंट हैं आज के संदर्भ में। अब मैं अपने अगले वक्ता श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, जो हरियाणा के पूर्व मंत्री रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं, और हरियाणा जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि हरियाणा के बारे में फेमस है कि जहाँ देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। तो धनखड़ जी का काफी योगदान रहा है हरियाणा में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में। मैं उनका एक प्रोफाइल आपसे शेयर करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि हमें एड्रेस करें। श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, as I told, he is a former agriculture minister of Haryana. He has been national president Kisan Morcha BJP in 2011 to 2013 and 2013 to 2015. He was Minister of Animal Husbandry and Dairying from 2014 to 2019, and he is National Coordinator Status Statue of Unity Iron Collection Cooperation Committee. He is very instrumental in passing Haryana Govansh Sanrakshan and Go Samvardhan Act 2015. He increased the budget of Go Seva Ayog from 50 lakh to 30 crore during his tenure, and he launched A2 brand of domestic cows in Haryana, and he was awarded Go Ratna Award also. श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ जी, आपसे निवेदन है कि अपना वक्तव्य शेयर करें। आपका स्वागत है इस FII के मंच पर सर। आप अनम्यूट, बहुत से निवेदन, आप अनम्यूट कीजिए सर। काइंडली अनम्यूट धनखड़ जी। नमस्कार सबको, मेरी आवाज पहुंच रही है? सुनील मान सिंह जी, वल्लभ भाई जी, दीपक जैन जी, सारे साथी जो जुड़े हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। मुझे आज आपके सबके साथ आपके वर्चुअल दर्शन करने का सौभाग्य जो दिया है दीपक जैन जी ने, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छे विषय पर चर्चा बहुत देर से मैं सुन रहा हूं, मुझे इसका आनंद है। मैं ये मानता हूं कि ये सारा विषय 4 बिंदुओं पर आधारित है। जेनेटिक्स पर, उसके बाद चारे पर, टेक्नोलॉजी पर, और उसके साथ साथ किस प्रकार का एनवायरनमेंट हम अपने पशुधन को देते हैं उस पर। हमने इन चारों विषय पर हरियाणा में काम करना शुरू किया और जेनेटिक्स पर काम करने के लिए हमने कई सारे स्टेप्स लिए, जिसमें हम आगे आए और आज हम दूध उत्पादन में काफी आगे बढ़े हैं। नंबर 2 पर हैं पंजाब के बाद, और देसी गाय को भी हम प्रमोट करने में बहुत आगे बढ़े। इसका जो तरीका हमने अपनाया कि एक तो दूध पर इनाम देना शुरू किया। जो सर्वाधिक दूध देने वाली देसी गाय हैं उनको हम 3 स्लैब में इनाम देते हैं, उनकी नस्ल के हिसाब से 20,000 का, 15,000 का और 10,000 का, और ये 8 केजी से शुरू करके 12 केजी तक ये पुरस्कार हम देते हैं। तो इसलिए एक तो उसके कारण से हमारे देसी गाय की बहुत जो है वो मांग बढ़ गई और उसका जो है मूल्य भी बढ़ा। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि हमसे मथुरा में किसी गौशाला के लिए गाय मांगी गई, 100 गाय। तो हमारे एक बड़े प्रसिद्ध व्यापारी हैं रोहतक के, मिस्टर खुराना, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। मैंने खुराना साहब से कहा कि ये गाय इतनी हमको चाहिए। फिर मैंने पूछा औसत रूप से हमको कितनी राशि देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा साहब 70,000 रुपये। मैंने कहा 70 क्यों मांग रहे हो यार? उन्होंने कहा 20,000 रुपये तो आप इनाम ही देते हो, जो भी गाय आप बता रहे हो 12 किलो के ऊपर की बता रहे हो, 20 तो आप ही देते हो। तो एक ही मुश्त में हमारे सारे गोधन का वो दाम 20,000 रुपये बढ़ गया, जो क्वालिटी गोधन है। एक जहां हमने ये पुरस्कार शुरू किया, उसके साथ साथ हमने नस्ल का पुरस्कार शुरू किया और 2.5 लाख रुपए
नस्ल पर देना प्रारंभ किया, जो नस्ल में अपने आप में सबसे ऊपर है हरियाणा में, और उसकी रैंप वॉक भी करानी शुरू की कि कौन सा जो पशुधन हरियाणा में सबसे ऊपर है वो रैंप पर चलेगा। और उसके बाद रनर अप को 1 लाख का इनाम देना शुरू किया। जिलों में भी इसी प्रकार से 31,000 21,000 के पुरस्कार नस्ल पर देने शुरू किए, जिससे नस्ल प्रमोशन का काम शुरू हो गया। उसके साथ साथ हमारे व्यक्तिगत किसान भी इस काम में काफी जोर से लग गए, और हमारे यहाँ मुर्रा भी उतनी ही प्रचलित है भैंसों में जितनी देसी गाय हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया, और आपने देखा होगा हरियाणा में भैंसे जो है वो 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ तक पहुंच गए। कईयों की कीमत तो उससे भी ज्यादा गई। इसी प्रकार से अब लोगों ने गोधन पर भी काम शुरू किया है। दूसरा हमने शुरू किया कि किस प्रकार से हम एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी से, तो हमारे हिसार विश्वविद्यालय में लैब शुरू हो गई है, और अब ऐसी गायों से भी हम सैरोगेट मदर बनाकर जिनका दूध कम रहा है या किसी भी नस्ल की है, उसके साथ से एक साथ अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं। जहां मार्केटिंग की बात इससे पहले मेरे मित्र जो है वो कर रहे थे हिमाचल से, तो हमने A2 दूध को एक अपना पूरा का पूरा प्लांट समर्पित किया। ब्रांड भी A2 नाम उसको दिया। देसी गाय का दूध A2 होता है, विदेशी का A1 होता है। तो उसको जो है शुरू करने के बाद उसकी मांग अलग से बढ़ी, अलग से उसका कलेक्शन हुआ, और लोगों में उसके प्रति बड़ा उत्साह बढ़ा, और लोग अब मांग कर A2 दूध लेते हैं। बल्कि जहां तक A2 दूध नहीं पहुंचता, लोग मांग करते हैं कि हमारे यहाँ भी भिजवाइए। तो वो भी एक मार्केट प्रमोशन का कारण जो है बना, और इसके कारण से एकदम देसी गायों की संख्या मेरे प्रदेश में बढ़ी, और उसके कारण से उनका महत्व भी उस प्रकार से बढ़ गया और रेट भी बढ़ गया। अभी और उसमें हमने काम प्रारंभ किया है कि हम जो है ये सेक्स सीमन दे रहे हैं, इससे बछड़ियां ही पैदा हो और बेसहारा पशु ज्यादा नहीं हो, और उसके कारण से वो और अधिक जो है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाए। हमारा लक्ष्य ये है कि अभी हम 7 लीटर प्रति पशु दूध उत्पादन पर हैं। इजराइल 30 पर है। ब्राजील में कुछ पशु तो 60 से ऊपर भी गए हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हमसे अच्छे हैं। तो जिस प्रकार से उबराबा में गया हूं ब्राजील में, मैंने उनके ABCZ वालों का सारा काम देखा है, और जैसे उन्होंने हमने देसी गोवंश को हमारे को विकसित किया है, हमने भी उसी प्रकार से जेनेटिक्स पे काम करते हुए अपने देसी गोवंश को विकसित करना चाहिए। ये एक बहुत इसमें परिश्रम लगेगा, उनका भी जो है 80 सालों से अधिक का परिश्रम है ABCZ वालों का, तब जाके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम जेनेटिक्स पर काम करें। अगर हमारी गाय 25-30 किलो तक हो गई, और इजराइल को देखते हुए हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि सारे देश में हमारी स्थितियां न्यूजीलैंड जैसी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जैसी नहीं है, ब्राजील जैसी भी नहीं है, लेकिन इजराइल जैसी तो हैं। और इजराइल ने जिस प्रकार से 30 लीटर पर ले गया है, तो हम भी अपने को ले जा सकते हैं। तो पहला विषय जेनेटिक्स का है। दूसरा विषय मुझे लगता है कि जिस विषय पर कम काम हो रहा है वो चारे का विषय। चारे पर वल्लभ भाई जी यहाँ बैठे हैं, मान सिंह जी हैं, चारे के बारे में हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। इजराइल ने इस पर बहुत काम किया है कि कौन सा चारा हमारे पशुधन को मिले कि जिसके कारण से उसकी दूध की मात्रा बढ़ती हुई चली जाए। अभी तक तो जो भी अपनी लोकल प्रैक्टिसेस हैं उसके माध्यम से ही हम करते हैं। हरा चारा भी हर समय उपलब्ध होता है, ऐसा नहीं है। खोल कर गाय भेजना अब वो कम हो गया है। खेतों में, जंगलों में बहुत जगह वैसे नहीं बची है। हरियाणा जैसे राज्य में तो बिल्कुल नहीं बची है। खेती के लिए सारी जमीन का इस्तेमाल होने लगा है। तो चारे पर काम होना, ये इस पर बहुत अधिक अभी आवश्यकता है मुझे लगता है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी जितनी टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है उतनी हम नहीं कर रहे हैं। तो कैसे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे जेनेटिक्स में भी IF एम्ब्रियो वाला विषय प्रारंभ हुआ है, इसी प्रकार से बाकी टेक्नोलॉजी भी, पशुओं की देखरेख की जो टेक्नोलॉजी है, या उनके रहन सहन में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उनको टेम्परेचर कितना चाहिए, उनको नहलाना कब चाहिए, उनके दूध निकालने के टाइमिंग क्या हो, बाकी सारे विषय में भी टेक्नोलॉजी का मुझे लगता है इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। ऐसे ही वातावरण वाले विषय में भी पशुधन को हम कौन सी प्रैक्टिसेस के साथ किस वातावरण में रख रहे हैं, अभी भी उस पर बहुत काम होने की आवश्यकता है। नहीं तो कई बार हम इस बात का ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसा वातावरण दिया ऐसे अपने आप से किसान करता है। मेरे यहाँ देखोगे, और खास करके इन दिनों में देखोगे, तो गांव में मच्छरदानियां लगी मिलेंगी, बड़ी बड़ी मच्छरदानियां मिलेंगी, 4-4, 5-5 पशु एक मच्छरदानी में बंधे हुए। बाकी यहाँ चाहे किसान बिना मच्छरदानी के सोता हो, लेकिन अपने पशु को मच्छरदानी में बांधता है, कूलर भी उसके लिए लगाता है। लेकिन अभी उस पर और स्टैंडर्ड मुझे लगता है कि ऐसी चीजें आनी चाहिए कि कौन से ऐसी प्रैक्टिसेस और ऐसा वातावरण हम उनको दें, टेम्परेचर दें, जिसके कारण से दूध हमको अधिक से अधिक मिल सके।
अगर दूध हम का इजराइल की तरह से 30 लीटर पर ले जाने पर कामयाब होते हैं तो उसकी कोई बराबरी नहीं। इसी प्रकार से A2 दूध की मार्केट, बहुत सारे जो ही हम A2 लेकर आए, अमूल भी ले आया गाय का दूध, ऐसे ही बाकी भी कंपनियां ले आई, मदर भी ले आई, मदर डेयरी भी ले आई, लेकिन उस पर देसी गाय वाला ठप्पा नहीं है। A2 की कोई क्लेम नहीं करता। इसलिए देसी गाय का प्रमोशन होना है तो देसी गाय का ब्रांड चाहिए। आज दूध पर बात करने वाले लोग यहाँ सब हाजिर हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये पाउडर कितना मिक्स होता है पैकेट में, ये भी पैकेट पर लिखा जाना चाहिए, जिससे फ्रेश दूध का रेट बढ़े और फ्रेश दूध की जो है मांग बढ़े और किसानों को उसको पूरे दाम मिले। क्योंकि बहुत सारे मौसम तो ऐसे होते हैं जिसमें पाउडर बहुत ज्यादा मिक्स करके ये दूध की कंपनियां सब बेचती हैं। फ्रेश दूध की अगर मांग बढ़ेगी तो किसान हमेशा उससे संपन्न होगा और उसके कारण से जो कंज्यूमर है उसको भी पता होगा कि मैं कितना पुराना पाउडर मिला हुआ दूध पी रहा हूँ, कितना फ्रेश दूध पी रहा हूँ, और उस नाते से उसकी भी आमदनी उससे बढ़ जाएगी, उसको उचित दाम मिलेंगे और लोगों को भी वो आइटम मिलेगा जो लोग चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे विषयों पर काम करने की आवश्यकता है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने किसानों को प्रथम श्री देनी शुरू की। हमारे सरकार के समय मनोहर 1 या मोदी 1 में भी हमारे 3 किसानों को पद्म श्री मिली और 1 किसान को पशुपालन के लिए पद्म श्री मिली। ये ब्रीडिंग पर उसने काम किया, बहुत साधारण किसान है और उस नाते से नरेंद्र डिडवाणी हमारा, तो जिसको ब्रीडिंग पर जो है ये मिली, तो इस नाते से इस क्षेत्र को ग्लैमराइज होने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये क्षेत्र इसकी महिमा कम हुई है। बाकी चीजों में हम बहुत महिमा मंडित हो गए हैं, लेकिन ये बेसिक चीज है और इसी के आधार पर हमारे स्वस्थ की धुरी है। आप सब लोगों ने चर्चा की है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसको वायबल अगर बनाना है तो हमको इन चारों पायों पर, जेनेटिक्स पर कि जिससे दूध उत्पादन जो है वो 25-30 लीटर तक कैसे जाए, जिसके कारण से चारा कैसे अच्छा मिले, और एनवायरनमेंट और प्रैक्टिसेस क्या हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। यहाँ अगर हम पहुंच गए तो गाय के आधारित गाय की जो अपनी खुद की इकोनॉमी है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, और जब उसकी इकोनॉमी मजबूत होगी तो वो सबकी इकोनॉमी को मजबूत करेगी। इसलिए इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत अच्छे अनुभव हमने सारे इस समय में किए हैं, सख्त कानून बनाकर भी और उसको संवर्धन के उपायों को भी उठाकर भी। आप सब लोग, बहुत सारे लोग सुपरिचित हैं, इसलिए बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ। सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार धनखड़ जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचार रखे और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी दिए जो एज ए फेडरेशन हम लोग उनको आगे भी ले जाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब मैं अगले वक्ताओं से निवेदन करने जा रहा हूं कि उनके वक्तव्य के लिए, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इसके अंत में हमने क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा हुआ है, तो सभी से निवेदन है कि अपने चैट बॉक्स में हमें क्वेश्चन आंसर अगर कोई है पार्टिसिपेंट्स के तो हमसे शेयर कर सकते हैं वो। तो अब मैं अगले वक्ता श्री कमलजीत सिंह जी को इनवाइट करना चाहूंगा। श्री कमलजीत अभी राष्ट्रीय संयोजक हैं स्वदेशी स्टार्टअप के। ही इज ऑल्सो संगठक ऑफ दिल्ली हरियाणा राष्ट्रीय सह संपर्क स्वदेशी जागरण मंच। ही ज्वाइंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एट द एज ऑफ 43 years and he is former जिला विभाग प्रचारक एंड प्रांत कॉलेज विद्यार्थी प्रमुख। श्री कमलजीत जी, आपसे निवेदन है कि आप अपना वक्तव्य रखें। आप अनम्यूट कीजिए सर। अब कमलजीत जी। जी धन्यवाद। जी जी, सबको नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर कथीरिया जी बैठे हैं और अभी धनखड़ जी ने विषय रखा। धनखड़ जी ने वास्तव में हरियाणा में क्रांतिकारी काम किया उस दौरान, और सुनील मानसिंह जी ने बड़े भावपूर्ण बातचीत रखी। गाय के प्रति कैसे भाव हैं, उतना भी बोल सकते हैं, अब समय की मर्यादा रहती है इसलिए शायद रोकना पड़ा होगा। और उधर डोगरा जी ने भी जानकारियां अच्छी दी हैं, और जो जैन साहब ने बताया कि भी 145 देशों में FII का काम शुरू हुआ है, पहुंचा है संदेश, तो ये भी बहुत बड़ी बात है।
तो कुछ अगर विदेशी मेहमान सुन रहे हैं तो उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारी लोकल वाली भावना जब कभी कभी एग्रेसिव हो जाती है तो हो सकता है किसी को थोड़ा चोट भी पहुंचे, तो कृपया उसको अन्यथा ना लें। और हम लोगों की स्वाभाविक गाय के प्रति माता के नाते एक श्रद्धा यहाँ पर स्थापित है। लेकिन बात इकोनॉमी की हो रही है, कॉर्पोरेटाइजेशन की हो रही है, तो वो भी आवश्यक है। मैं एक ही उदाहरण कोट करना चाहूंगा, और ना मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ ना कॉमर्स का छात्र रहा हूँ, लेकिन स्वदेशी में और संघ में आने के बाद दोनों चीजें क्योंकि अपने से जुड़ी हुई हैं, तो उधर थोड़ा थोड़ा सुनना देखना रहता है। तो ध्यान में आता है कि कथिरिया जी ज्यादा जानते होंगे, जो अमूल का एक प्रयोग हुआ गुजरात के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर का, उससे दूध, दही, मक्खन, छाछ सारे देश भर में पहुंचा। लेकिन उसी दौरान हमारे को ध्यान में आता है कि गाय का दूध ये फैट के आधार पे बिकने लगा, और क्योंकि विदेशी नस्ल की गायों का फैट शायद कुछ अधिक रहा होगा, और धीरे से हमने देखा कि हमारी देसी गाय जिसका दूध में फैट शायद उतना नहीं रहता होगा, और वो बिकनी कम हो गई, उसका दूध बिकना कम हो गया, उसको रेट लगना कम हो गया, और जो विदेशी नस्ल की गाय थी उसका दूध बिकना अधिक शुरू हो गया। उसमें फैट के कारण से उसको अधिक कीमत मिलती थी, लोगों ने उसका पालन बढ़ा दिया, और वो बढ़ते बढ़ते आज एक बड़ी समस्या सी भी बनती हुई दिखाई देती है। जो उनके बछड़े या सांड हैं वो भी बहुत बड़ी समस्या दिखाई देती है। उस सारा उत्तर प्रदेश उससे पीड़ित है, हरियाणा भी पीड़ित है, और उस गाय को भी सामान्यतः इंजेक्शन लगा लगा करके दूध उनसे लेने का एक प्रचलन बढ़ गया है। और जैसा डोगरा जी ने बताया, सुनील मांगसिका जी ने बताया, तो देसी गाय की अपनी कीमत है, उसकी जो गुणवत्ता है वो पहचानने की जरूरत है। काफी मात्रा में लोग पहचानने लगे हैं। A2 मिल्क की बात आई धनखड़ जी के परिचय में, वास्तव में आपने बड़ा प्रयास किया। मेरी मन की इच्छा थी कि इसमें जीटी रोड है, जो जीटी रोड के ऊपर A2 मिल्क के हमारे काउंटर और बढ़े और वो उस तरह से वो बिके। तो कुछ जगह बिका भी, कुछ चैलेंजेस भी उसमें आए, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब दिल्ली में, मुंबई में और महानगर का भी जो अंतर है, हमारे को, हम घी यानी देसी घी ही जानते थे, लेकिन पहले हमें डालडा खाना सिखाया गया, और फिर डालडे से अगर हार्ट अटैक होने शुरू हुए तो फिर हमारे को पामोलिन इत्यादि जो है ये रिफाइंड ऑयल पे डाल दिया गया। और धीरे धीरे जब उनका भी दुष्प्रभाव हमने महसूस किया, तो फिर से हम सरसों के तेल पर और जो स्थानीय तेल है, तिल का तेल है, नारियल का तेल है, उनके ऊपर हमने शिफ्टिंग हुई। तो वास्तव में गाय का देसी घी एक बात है, देसी गाय का घी ये वास्तव में बिल्कुल अलग चीज है, और उसकी कीमत अब लगने लगी है, लोगों को समझ में आने लगा है, और लोग शहर से उसकी कीमत देने भी लगे हैं। जब औषधियों के हजार रुपए के इंजेक्शन लगते हैं, 10 हजार रुपए के इंजेक्शन लगवा सकते हैं, तो गाय के दूध को क्यों नहीं कीमत मिल सकती, ये एक बात लोगों की समझ में अब आ रही है। तो जैसे सुनील डोगरा जी को मैं एक स्टार्टअप समझूंगा, हम लोग स्वदेशी स्टार्टअप्स में डील करते हैं, तो हमारी इच्छा रहती है कि भी कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ और लोग आए। ये एक सोशल प्रॉब्लम है, तो उसके इनोवेटिव सॉल्यूशंस आने चाहिए। गाय हमारे यहाँ अभी भी मैं देखता हूँ, हर साल लगभग हमारा जाना रहा, इस साल अमरनाथ जी जाना हो नहीं पाएगा, यात्रा रुकी हुई है, कोरोना ने सब कुछ रोक रखा है। तो वहां पर भी श्रीनगर के अंदर जो हमारी आम धारणा की मुसलमान तो गौ को खाने वाला है, वहां गाय पालता है, गाय का दूध से वो अपना गुजारा करता है। ऐसा बाकी भी पहाड़ी नस्ल की भी चर्चा आई, तो गाय अभी सब जगह पलती है, अच्छे से पलती है, और भी अच्छे से पल सकती है। लेकिन हमारा दिल्ली है, इसको अगर हम केस स्टडी के नाते लें तो ध्यान में आता है कि यहाँ अच्छी भली गाय पलती थी। मेरे आसपास ही बहुत सारे गुजरों के गांव थे, हैं अभी भी, और कोटला है, पिलंजी है, गिटोरनी है, सब जगह गायें पली जाती थी और दूध उसका बिकता था। लेकिन धीरे धीरे शहर साफ होना चाहिए, गाय गोबर से बदबू आती है, इस प्रकार की धारणा लेकर के पैदा हुई जो नई नई पीढ़ियां थी, उसके कारण से वो सब रुकने लगा, और एमडीएमसी एमसीडी की गाड़ियां फाटक लगने लगे, गायें बंद होने लगी, ऐसे दृश्य देखने लगे। मेरा सौभाग्य
है कि हमारे पिताजी पुलिस में थे और सरोजनगर थाने में भी 9 साल तक हमने गौ का पालन किया। उन्होंने गाय बांध करके रखी, वहां गाय की सेवा भी करी, उसको एक रस्से से लंबे बांध देते थे, बछड़ा खुला छोड़ देते थे। तो ये एक शहर के अंदर जो अच्छी परंपरा थी वो कहीं ना कहीं दब गई। और सरकार ने आधुनिक डेयरियों के नाम पर नंगली डेयरी, गोयला डेयरी और ये सब डेयरियां बनाई, घोगा डेयरी इत्यादि। लेकिन ध्यान में क्या आता है, वहां डेयरी में गायें कम पल रही है, पशु कम पल रहा है, वहां पर आबादी ज्यादा हो गई। हाँ, कुछ कुछ जगह पे अच्छा पालन भी हो रहा है, किसी ने 2 मंजिला गाय डेयरी भी बना डाली है। ये समय की मांग है कि जगह कम है तो पशुधन अगर ज्यादा है तो उसको 2 मंजिला बनाया जा सकता है, रैंप बना करके गायें उसके ऊपर पल रही है। तो ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशन शहर के अंदर निकालने होंगे। ये कभी कभी इधर से निकलना होता है विलिंगडन क्रिसेंट से, मदर टेरेसा क्रिसेंट से, तो ध्यान में आता है कि राष्ट्रपति भवन के घोड़े रोज सुबह बुद्धा जयंती गार्डन में सैर करने के लिए जाते हैं, चक्कर काटने के लिए जाते हैं, घास चरने जाते होंगे या साफ सफाई के लिए जाते होंगे। तो जब राष्ट्रपति भवन के घोड़े सैर कर सकते हैं बुद्धा जयंती गार्डन में, दिल्ली में ऐसी 6 ग्रीन बेल्ट्स हैं, तो गाय पालने में क्या संकट है, गौशालाएं बनने में क्या संकट है। चोरी छुपे थोड़ी बहुत छोटी मोटी गौशालाएं दिल्ली में दिखाई देती हैं, और या फिर लोगों ने घरों के अंदर कमरों में बांध रखे हैं पशु, और उसके अंदर वहीं से उसको अत्याचार है, अमानवीय है, वहीं से उसका दूध दोहन करके और बेचते हैं, और उसका गोबर इत्यादि नाली में बहने के लिए छोड़ दिया जाता है। जेएनयू की जानकारी है, जेएनयू में बहुत बड़ा परिसर है, वहां पर लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए सालाना घास कटने का ठेका दिया जाता है। तो हम में से कोई भी अच्छा व्यापारी समझ सकता है, बता सकता होगा कि 1.5-2 करोड़ रुपया जहाँ घास कटने का ठेका दिया जा सकता है, तो वो पशुपालन में भी व्यय हो सकता है। एक छोटी मोटी गौशाला वहां भी अंदर हो सकती है। आईआईटी के अंदर जो है सौर ऊर्जा के नाम पर और प्राकृतिक ऊर्जा के नाम पर ये गोबर गैस इत्यादि का प्लांट वहां बना हुआ है, लेकिन गौशाला बनाने के लिए अनुमति नहीं है। पूसा के अंदर गौशाला थी, लेकिन आज वो गौशाला नहीं है, वहां बंद कर दी गई। साथ ही ये शादीपुर के अंदर हमारा डीएमएस का प्लांट था, आज वो भी बंद दिखाई देता है। अच्छी गाय भैंस का जो भी दूध यहाँ आता था, उसका अच्छी क्वालिटी का घी तो वीआईपी लोगों में बिक जाता था, वहीं सिमट जाता था, और उसके जो सपरेटा दूध है उसमें पाउडर मिला करके, क्रीम मिला करके, उस प्रकार का दूध सारे शहर को पीना पड़ता है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके ऊपर मैंने विषय छेड़ा है, लोगों के बीच में रखा है। आज भी मैं इस बात को आग्रह कर रहा हूँ, इस प्रकार के थोड़ा और आग्रही लोग अगर समाज में से आएंगे तो निश्चित रूप से गाय पालन की कुछ आधुनिक व्यवस्था महानगरों में या महानगरों के आसपास भी हो सकती है। आसपास में मजबूरी में कह रहा हूँ, नहीं तो वास्तव में जहां आदमी रहता है वहीं गाय भी पलनी ही चाहिए। जैसे हमने कूड़े से बचने की कोशिश करी और दिल्ली के चारों ओर कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगा दिए, तो हम बच नहीं पाए। उस शहर के अंदर आते हैं तो कूड़े की दुर्गंध सूंघते हुए अंदर प्रवेश होता है, और वो बहुत बड़ी बीमारियों का घर भी है। आज उस पर काम हो रहा है, उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। ऐसी जब हम गाय की बदबू से, गोबर से बचने की कोशिश करने के चक्कर में हमने गौशालाएं, डेयरियां ये बाहर करने का जो प्रयास किया, उससे भी हम बच नहीं सकेंगे। तो वास्तव में अपने शहर में, अपने आसपास ही गौपालन की व्यवस्था हो। हाँ, आधुनिक गौशालाएं हो, जैसी बहुत अच्छी गौशालाएं सुनने में आती हैं आसपास में, मथुरा में, राजस्थान में, सब जगह, और बाकायदा कूलर, पंखे, एसी इत्यादि लगा करके भी। निवेदन है कि अपना मेरा विषय पूर्ण है। जी जी तो ये मेरे मन की भाव थे, मैंने अपने बीच में रखे हैं। तो अच्छी गौशालाएं आधुनिक तरीके से महानगरों के अंदर भी बनने लायक, ये कुछ डोगरा जी जैसे लोग अगर सॉल्यूशन देंगे तो यहाँ पर भी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, हो सकती हैं। मेरे सभी संगठन से, स्वदेशी जागरण मंच से, स्टार्टअप से जो भी सहयोग हो पाएगा उसको करेंगे। और मैं धनखड़ जी से फिर से निवेदन करूंगा कि ए2 का और अधिक प्रसार हो, इसके लिए आप पहले से प्रतिबद्ध हैं, और अच्छे से इसमें हो सकता है। मेरे लायक जो सेवा होगी मैं अवश्य दूंगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा मौका दिया। जैन साहब, नमस्कार जी। थैंक यू सो मच कमल जी, आपने अपने विचार रखे, आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आपने रखे, और काफी उसमें पॉइंट्स हैं जो फेडरेशन भी उनको आगे कंपाइल करके आगे बढ़ाएगी। अब हम जिस वक्तव्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी से, इससे पहले कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि हमें एड्रेस करें, मैं उनका एक बायोडाटा आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोफाइल है।
डॉक्टर वल्लभ भाई जी कथीरिया मेंबर पार्लियामेंट 4 बार चुने गए हैं राजकोट गुजरात से। इनफैक्ट उनके नाम एक रिकॉर्ड भी है सबसे ज्यादा मतों से विजयी होने का ऑल इंडिया का। ही हैज बीन चेयरमैन, ही इज नाउ चेयरमैन ऑफ राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, जो कि 2019 में बना था। पार्लियामेंट ने अंतरिम बजट के सेशन में अप्रूव किया था, तो वो उसके प्रथम अध्यक्ष हैं। ही हैज बीन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, HRD, हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज 1999 से 2004 के कार्यकाल में रहे हैं। इसके अलावा वो चेयरमैन गौ सेवा और गोचर विकास बोर्ड के गुजरात के भी रहे हैं 2011 से 2017 तक। एंड ही हैज बीन इनोवेटर ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड ऑन काउ यूरिन एंड काउ डंग, एनिमल हॉस्टल्स, गो अभ्यारण्य, गोबर गैस प्लांट्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुलॉक्स टू tribal farmers, development of grazing land, self-reliance of Goshala, Panchgavya Chikitsa, and he is promoting this one family and one cow slogan. He is a staunch advocate of that slogan. He founded the Surbhi Sampada Private Limited. Which works towards developing cow-based economy using Panchgavya to produce economically viable organic biofertilizers. And Dr. Vallabhbhai Katiria ji has been awarded Dada Bhai Nauroji Industrial Peace and Development Award, a Lifetime Surgeon Award, amongst other prestigious honors. Sir, we are very privileged to have you with FII. आपसे निवेदन है कि आप अपना वक्तव्य रखें और हमें लाभान्वित करें। जी, सर्वप्रथम को सबको गौ माता की जय। वंदे गौ माता की जय सर। वंदे गौ मातरम। वंदे गौ मातरम। बहुत बढ़िया रहा। बड़ी प्रसन्नता है कि आदरणीय श्री दीपक जी, ओम प्रकाश जी धनखड़ भी हमारे, सुनील जी और आप हितेंद्र जी ने अच्छी तरह से कोऑपरेटिंग कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज के वो कहते हैं ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी आपत्ति में अवसर ढूंढते हैं और कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ऐसे समय में जब एक बड़ी आवश्यकता देश के सामने और माननीय प्रधानमंत्री श्री ने जो आत्मनिर्भर का एक भारत का एक बड़ा स्लोगन दिया है हमें, ऐसे समय में ये पोटेंशियल ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज, गौ आधारित उद्योगों में जो संभावनाएं हैं उनके बारे में आपने बढ़िया ये संगोष्ठी रख दी है। आई एम वेरी मच रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ टीम ऑफ FII, प्रदीप जी, बाकी के सभी लोगों को। अब जब बात शुरुआत करते हैं तो बढ़िया रहा कि आपने इनिशिएटिव अच्छा लिया। सुनील जी ने अच्छी सभी गौ प्रोडक्ट की बात रखी, सेल्फ रिलायंस गौशाला की बात रखी। डोगरा जी ने एंटरप्रेन्योर के नाते जो प्रयोग किए उन्होंने भी बात की। ब्रीड इंप्रूवमेंट की बात काफी अच्छी तरह से जो खुद अपने मंत्री भी रहे, हमारे मित्र भी है, धनखड़ जी खुद किसान हैं। एग्रीकल्चर के बारे में हरियाणा मुझे पता है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में काफी अच्छा काम किया, तो उन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी से लेकर के, चारा से लेकर के, मिल्क के लेकर के और जो ब्रीड के लिए जो आज की सीमेंट टेक्नोलॉजी, इन सबका अच्छी तरह से उल्लेख किया। मैं मानता हूं कि और लास्ट में कमलजीत ने अच्छा बहुत जो मेरे मन में है, मेरे प्रश्न, वो सबके भी उल्लेख उन्होंने दिल्ली के ल्यूटियन जोन की जो बात करके, मैंने आपको बताऊं, मैंने थोड़े ही समय पहले 2 महीने पहले ही एक लेटर लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि भाई ये ल्यूटियन जोन क्या है। ल्यूटियन जोन है तो इसमें गाय क्यों नहीं रख सकते, जो आज कुत्ता रख सकते हैं आदमी, जैसे घोड़े की बात हुई, तो ये भी विषय मैं अभी बोलूंगा। तो सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब विषय की बात शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि कोरोना ने एक सही मायने में हमें जमीन पर ला दिया है। लिविंग विद नेचर, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एज वेल एज ह्यूमन किंगडम, समग्र सृष्टि तो साथ में जीकर कैसे जीना चाहिए, उनका एक सबक हमें अच्छी तरह एक छोटे से विषाणु ने सिखा दिया।
काफी मात्रा में हमने व्हाट्सएप भी देखे कि भाई आदमी कैद है और विषाणु बाहर है, ऐसी स्थिति ला दी है। लेकिन मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के नाते अभी हमारा, मैं तो मानता हूँ बहुत ऑथेंटिकली, मैं सर्जन हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन गाय के बारे में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मुझे गौ सेवा एवं गौचर विकास बोर्ड गुजरात का अध्यक्ष नियुक्त किया, तभी का वहां बताया था कि गाय को जो इसे अनएक्सप्लोर्ड एरिया, उनका जो पोटेंशियल है इतना अनएक्सप्लोर्ड है, इनका इतनी डिमांड होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि नॉट ओनली स्पिरिचुअल तो है ही, लेकिन वो आज हम बात यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सब इश्यूज में इतना इम्पोर्टेंस है, उनको समाज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। और कभी कभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो शब्द प्रयोग करते हैं ना, he wants India to be a glorious and divine country of 21st century, तो हमने वही कहा, यदि हमारे देश को एक महान, भव्य और दिव्य भारत बनाना है तो वी विल हैव टू गो टुवर्ड्स अगेन टू गौ संस्कृति, गौ आधारित समाज व्यवस्था। हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति गौ आधारित थी, ये तो हम भटक गए, वेस्टर्नाइजेशन के मॉडल में हम चले गए। लेकिन आज फिर से समय आया है, पूरा विश्व देख रहा है। कोरोना के क्राइसिस में आपने देखा होगा कि रोज कहीं ना कहीं न्यूज आते हैं हमारे आयुर्वेद के बारे में, हमारे पंचगव्य के बारे में। हमारे कोई कहते हैं कि भाई फॉरेनर साइंटिस्ट गाय के मिल्क से एंटीबायोटिक बना रहे हैं विच विल बी यूजफुल फॉर कोरोना, और ये सही होने वाला है, देश में शुरू हुआ है। लेकिन मैं जो विषय पर आता हूं आज, कि हम जो चाहते हैं कि फिर से हमें एक नारा देना पड़ेगा, वन काउ वन फैमिली का, जहां पॉसिबल है वहां। उसके लिए कैसे करना वो भी हमने काउ हॉस्टल में कहा है। लेकिन चलो गाय की ओर, चलो गांव की ओर, चलो प्रकृति की ओर, ये तीन को लेकर के 21st सेंचुरी में आगे बढ़ेंगे तो ही नेक्स्ट जो हमारी आने वाली है, जो 20 साल से कम वाले हमारे बच्चे हैं, वो कहेंगे कि सही मायने में हमारे बाप दादा ने, मूर्खों ने हमें सही मार्ग दिखाया, और इसी मार्ग पर चलना है। तो गाय को केंद्र स्थान पर, काउ सेंट्रिक इकोनॉमी, काउ सेंट्रिक सोशल एनवायरनमेंट, काउ सेंट्रिक इकोसिस्टम, काउ सेंट्रिक हेल्थ, काउ बेस्ड एग्रीकल्चर, ये सब विषय को लेकर के एंटरप्रेन्योर के नाते, बहुत बात इंडस्ट्री की होती है, लेकिन हम कहेंगे कि नाउ इट इज एरा ऑफ एंटरप्रेन्योर। और जैसे हमारे दीपक जी बता रहे थे कि काफी मात्रा में एमएसएमई बंद हो जाएंगे, काफी मात्रा में इकोनॉमिक सिनेरियो, इंडस्ट्रियल सिनेरियो बदल जाएगा, बदलने वाला है। सही बात है, क्योंकि समय ऐसा है कि कभी जो बात रेलेवेंट थी आज तक, वो इरिलेवेंट हो जाएगी, और जो अभी भी पता नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड है, वो हमें लानी पड़ेगी। जैसे आज का बात करो, ये वेबिनार, नहीं तो हम सेमिनार करते, लेकिन आज वेबिनार के नाते हमें आना पड़ा है, तो ये एक पोटेंशियल एरिया बढ़ गया। तो सिमिलरली काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज आने वाले दिनों में, इनका जो हमें इम्पोर्टेंस होने वाला है, उनको ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि 20 साल से लेकर के बाकी के सब युवा जो आज गांवों से पलायन हो रहे हैं, उनके बदले फिर बैक टू विलेज, बैक टुवर्ड्स काउ एंड बैक टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, यानी कि और बैक टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज, उसमें जाएंगे। आज मैं जो यहाँ प्रस्तुत करने वाला हूँ अलग अलग विषय पर, अभी मुद्दे पर आ जाता हूँ कि ये जो हमारा कल्चर है, हमारी समाज व्यवस्था है, उसमें एक आदर्श समाज की, जो महात्मा गांधी जी को कहते थे कल्याण राज्य, कब कल्याण राज्य होगा? जब अपना देश, अपना समाज एक सुखी संपन्न होगा, समृद्ध होगा, सुविधा से युक्त होगा, सुरक्षित समाज होगा, शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, स्वावलंबी होगा, स्वाभिमानी होगा, संस्कारी होगा और समरस होगा। ऐसे एक समाज, जिनको एक आदर्श समाज कहते हैं। और मैंने जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इस सभी विषय में कि समाज को कैसे गाय आधारित, और इतना ही नहीं, 17 गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, तो गरीबी निवारण से लेकर यूथ एम्प्लॉयमेंट से लेकर के विमेन्स एम्पावरमेंट से लेकर के इंटरनेशनल कोऑपरेशन तक का, ऑल 17,
and I can say proudly that we have worked a lot, and we can say that cow-centric economy, cow-centric social environment can fulfill all these 17 goals of sustainable development for better world tomorrow. इसलिए तो गाय को बोला गया है गावो विश्वस्य मातरः. It is not only for India. She is not only for Hindu. गाय दूध देती है तो सबके लिए देती है. गाय का गोबर गोमूत्र से जो उपयोग होता है इट्स यूनिवर्सल. गाव सर्व सुख प्रदा कहा है. इट इज नॉट कहा, ये नहीं कहा कि गाव हिंदू लोगों के लिए प्रदा सुख प्रदा है. शी इज बेनिफिशियल टू ऑल नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, ऑल क्रिएचर्स. और इसमें तो मैं तो अभी थोड़ा सा आपको एग्जैजरेशन भी लगेगा, लेकिन कहूंगा कि स्पिरिचुअल जब बात होती है तो काव इज रियली beneficial to all creature, including देवता, including God, goddess, everybody. लेकिन वो आज का विषय नहीं है. मैं अपनी ह्यूमन बीइंग और अपने देश की परिस्थिति के बाद और अपने आज के विषय पर जब आता हूं तो मैं कहूंगा कि गाय की जो प्रोडक्ट है पंचगव्य, उनको स्ट्रेट वे में कहूंगा कि कैसे उपयोग में ला करके हम आने वाले दिनों में कैसे बिजनेस और इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. 5 जो मुख्य आइटम है, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, काव मिल्क, काव कर्ड, काव घी, काव यूरिन, काव डंग, और 2 एडिशनल आइटम बुलॉक, बुल पावर. देखो आजकल हमें पता नहीं है, ये तो हम वेस्टर्नाइज और इतना कॉलोनियल माइंडसेट से हम गुलाम हो गए हैं कि हमने हॉर्स पावर बोला, लेकिन हमने जो समझा है और मैंने जो देखा है, बुलॉक पावर इज मच far better or powerful than the horse power. I am telling scientifically. I am not telling just by myth. इनके बुलॉक का जो पावर है ना कैलकुलेशन के बाद आज हॉर्स पावर में गिनो तो वो बुलॉक पावर, इनका एनर्जी का उपयोग, और साथ में बाकी के जो इंडस्ट्री के साथ गाय के साथ जुड़े हुए इंडस्ट्री, इन सब का हम स्टेप बाय जब बात करते हैं तो पक्का मैं कहता हूँ कि नाउ इट इज हाई टाइम टू रीथिंक ऑन इकोनॉमिक फ्रंट. बहुत हो गया, बहुत वेस्टर्नाइज मॉडल, टेक्नोलॉजी का जुडिशियस यूज, योग्यतापूर्ण समझ पूर्वक का उपयोग करने का अब हमें समय आया है. तो इसमें नेचर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं, कंजर्वेशन ऑफ नेचर. हम कहते हैं दोहन करो, शोषण नहीं, शोषण मुक्त ऐसी व्यवस्था गाय के साथ मिलकर के समाज को कैसे काउ सेंट्रिक ऐसी एक समाज व्यवस्था जो नेचर के साथ चले, जो सोसाइटी को एक फेयर सोसाइटी, एक कल्चर यानी कि कोई मिथोलॉजी कल्चर यानी संस्कारी एक सद्गुणी समाज ऐसे बनाने में हमें गाय के साथ चल करके आने वाले दिनों में आगे बढ़ना पड़ेगा. अब मैं आता हूं कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन काउ बेस्ड इंडस्ट्री. थोड़ा सा हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जो पहली बात है जो सबने थोड़ी सी की, अपने माननीय धनखड़ जी ने डिटेल में कहा कि काउ ब्रीडिंग आज इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है. आप किसान को या तो एंटरप्रेन्योर को मैं कहता हूं कि अभी लोन मिलती है नाबार्ड से, सीडबी से, बाकी की अलग सभी कॉमर्शियल बैंक से. और हाँ, एक बात यहाँ स्पष्ट करूं, ब्रीड की बात आई तब जो सब मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हम जो बात करते हैं भारतीय प्रजाति की, अपनी इंडिजिनस ब्रीड, नाउ देयर आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट इंडिया, देयर आर 50 ब्रीड्स. पहले 43 थी, बाद में नाउ 50 ब्रीड, हिमाचल से लेकर के तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर के अपने बंगाल की सीरी तक. तो ये सब ब्रीड की हम बात कर रहे हैं. इसलिए और गाय की बात आती है तो पूरे गौ वंश की बात, ये 2 बात मैं स्पष्ट करूं. गाय यानी कि गौ वंश, अपनी भारतीय गाय, और उनकी जो गुणवत्ता है ये बाकी की गायों के आधार पर बाकी के लोगों ने कहा, इसलिए उसमें मैं नहीं जाऊंगा. लेकिन उनके जो वर्च्यूज है, गाय के दूध की क्वालिटी है, केवल A2 मिल्क के नाते नहीं है. A2 मिल्क जो 1 पार्ट हो गाय के दूध की क्वालिटी का, उसमें सुवर्ण तत्व है, उसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इसमें बायो एनहांसर एक्टिविटी है, इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी कैंसर तत्व है, सुवर्ण तत्व. इसे लेकर के देयर आर 791 एलिमेंट्स आर फाउंड in cow milk and cow urine.
by our Junagadh University, Dr. Golakia, and it is scientifically proved. तो ये क्वालिटी को आधार में रख करके हमने गुजरात में, जैसे उल्लेख भी हुआ कि कोऑपरेटिव के 2 मॉडल माननीय नरेंद्र भाई ने शुरू करवाए। एक बनासकांठा में कोऑपरेटिव डेयरी का केवल नाम रखा है A2 देसी मिल्क, लेकिन अब तो हम कहेंगे कि वो देसी मिल्क और उनका किसानों को भी प्राइस ज्यादा मिलना, केवल फेट पर आधारित नहीं, SNF फेट प्लस ये सब जो क्वालिटी इनके आधार पर उनको 51 रुपीज दिए जाते हैं पर लीटर पर किलोग्राम, और दे आर सेलिंग एट द रेट ऑफ 70 रुपीज। इट्स ओके कोऑपरेटिव। हमें पता है कि बहुत से लोग 50 रुपये से 60 रुपये लेकर के 100-120 रुपये में बेचते हैं। इट्स ए बिजनेस, इट्स ए प्रोफेशन। मैं एंटरप्रेन्योर को बहुत सही से जानते हूँ जो 10-20 गाय रख करके 50-100 रुपये गाँव में, बगल में गाँव में रखते हैं अपने फार्म में, और वहां से शहर में आकर के अच्छी तरह से पैकेटिंग में 100 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये तक ये मिल्क बेचते हैं। इट्स एंटरप्रेन्योर। 10 गाय रखो, हमारी बहनें 10 गाय रखती है, उनको लोन मिलती है, सब्सिडी मिलती है, और एवरेज गाय यदि पूरे दिन का 10 लीटर ही, या तो 6-8 लीटर भी गिनो, तो भी यदि 100 लीटर दूध हो गया और उसको 80 रुपया भी मिल गया, 800 रुपीज, 8,000 रुपीज पर डे, और इतना खर्चा नहीं होगा, तो इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दिस बिजनेस। और लोगों को पता चला है, माननीय सुनील जी ने कहा कि कितना जहर युक्त दूध आ रहा है, कितना ऐसे एडल्ट्रेटेड मिल्क मिल रहा आ रहा है, तो ऐसा प्योर मिल्क यदि आज लोगों को देना है तो अच्छे दाम देने वाले लोग तैयार है, तो हमारे एंटरप्रेन्योर महिला को यूथ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप तैयार होगी, महिला को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, महिला भी एंटरप्रेन्योर तैयार होगी, तो ये एक बड़ा बिजनेस। दूसरा, ये दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ब्रीड, मैंने बहुत से ऐसे लड़के देखे हैं, अरे मैं तो अभी गया था, पुणे से निकल रहा था, एक सहस्त्रबुद्धे जी करके मिल गए, भाई सर मेरे गौशाला देखने आओ। ही इज ओनली प्रिपेयरिंग बेस्ट बुल्स, अच्छे अच्छे सांड बना रहे हैं, और जो जिनकी मात्रा 30 लीटर था, उनका पूरा उनका बाजार ऐसे गाय का पूरा उनके और वो जो बुल बनता है ये ऐसी आपने 5 गाय भी रख ली ना कि जिनका दूध 20 लीटर पर डे है, हो गया उनका बछड़ा है, कोई बात नहीं, बछड़े को अच्छी तरह से खिला पिला करके बढ़िया बनाओ, और बिलीव में 2.5 साल में वो बढ़िया सांड बढ़िया बुल बन जाता है, और उनका सीमेंट, उनकी एक तो सांड की कीमत आ जाएगी, यदि उनसे आगे भी बढ़े और सीमेंट स्टेशन बनाए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उनका भी उल्लेख हमारे माननीय धनखड़ जी ने किया। अपने पंजाब में जो अपने ज्योति जागृति संस्थान नूरमहल में है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूरमहल में स्वामी जी ने गिर गाय भी रखी है, वहां साहिवाल है, उनकी बेस्ट बुल है, बुल से वो सीमेंट डोज बना रहे हैं, और सीमेंट डोज वो आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अच्छा सीमेंट की डिमांड है, तो ये भी इट्स ए वेरी गुड बिजनेस। इसमें मैं ये कहूंगा कि स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हैं, मीडियम स्केल में भी जा सकते हैं, और यदि कोई बड़ी कोई पार्टी आती है, कॉर्पोराइजेशन, आई डोंट माइंड, वी विल गिव देम मोर फैसिलिटी। आइए 100-200 बुल का बड़ा बुल मदर फार्म बनाइए, सरकार की जो हमारी राष्ट्रीय गोकुल मिशन से जो स्कीम का बेनिफिट लीजिए, और 200 बुल मदर फार्म से केवल बुल अच्छे और बुल का सीमेंट, और आने वाले दिनों सीमेंट से भी अब तो सेक्स सीमेंट आ गया है, गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। There are various institute of government all over India, various bull mother farm है, breeding farms है, अपना ICAR है, अपना NDRI करनाल है, अपना NIAB है, अपना NBGAR है, अपने NABI है, NDDB है। ऐसे तो ये गवर्नमेंट, या तो मैं कहूँगा कि थोड़े से नॉन गवर्नमेंट बाय ऑफ, लेकिन प्राइवेट में भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आज आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं तो इसमें कहूँगा कि फॉरेनर्स को, if any our foreigners are listening to my speech, come to India, make in India concept हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, you come over here for first class very good breeding farm, you keep 100, 200, 300, 400 cow along with their bulls,
एंड नेक्स्ट है सीमेंट स्टेशन, पूरा लेबोरेटरी का सेटअप, और लेबोरेटरी के सेटअप के साथ आज बहुत से हैं अपने देश में, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन अब तक पता नहीं है लोगों को इसमें कितनी पोटेंशियलिटी है। थोड़े दिन पहले मैं गया था सिक्किम, सिरी, वहां की ब्रीड, जो नॉर्थ बंगाल की, आसाम की और वहां की, वो सिरी ब्रीड का दूध इतना मेडिसिनल वैल्यू वाला है, ये आराम से 200 रुपया तक लीटर किलो में बेच सकते हैं। जरूरत है थोड़ी जागृति, थोड़ी उनका वैल्यू एडिशन की। और इनका यदि ब्रीडिंग फार्म हो गया, इनका सीमेंट लोगों को वहां मिलने लगा, तो गाय जो 2-3 लीटर देती है वो आराम से 5-6 लीटर तक हो जाएगी, और ये 6 लीटर तक होगी तो उनका बढ़िया उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब मैं कहता हूं कि बड़ी इतनी पॉसिबिलिटी है कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए जेनेटिक लैब, ब्रीड के लिए ब्रीडिंग फार्म, बुल मदर फार्म, अच्छी ब्रीड की गाय है। क्योंकि गाय एक जो है वो अपने जीवन काल में 10, 12, 18 मैंने एक गाय को ऐसी देखी है कि जिन्होंने 22 टाइम डिलीवरी हुई, बच्चे दिए 22 बार, तो उसमें से 10-12 बछड़े हो गए, 10-12 बछड़ियां होगी। और कोई हर गाय 3 साल में माँ बन जाती है। आज बछड़ी का जन्म हुआ मेरे वहां, 2.5 साल 3 साल में वो माँ बन जाएगी और दूसरा बछड़ी आ जाएगा। तो एक बछड़ी अपने, एक गाय अपने जीवन काल में करीब 40 जितनी गाय की बढ़ोतरी देती है। इट्स ए वैल्यू एडिशन, इट्स ए प्रॉफिट। ये भी एक बड़ा बिजनेस है कि मेरे पास आज 5 गाय रखी, 5 साल में मेरे पास 50 हो जाएगी। तो ये दिस इज रियल एंटरप्रेन्योरशिप। आइए, इसमें बड़ा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है। आप एनजीओ के मार्फत कर सकते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड के मार्फत से कर सकते हैं, आप कोई अपना बिजनेस खोल कर सकते हैं, या तो बड़ा कॉर्पोरेट के माध्यम से भी ये कर सकते हैं। तो ये काउ ब्रीडिंग का बहुत बड़ा बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्री। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, प्लीज लिसन मी, क्योंकि मैं जो कहता हूं कि इट्स ए सोशल वैल्यू इन्वेस्टिंग टाइप ऑफ बिजनेस। ये कोई एक्सप्लॉयटेशन वाला, जल्दी पैसा कमा लेने वाला और शोषण युक्त हम अपना करोड़पति बन जाए, ऐसा बिजनेस के लिए आना नहीं। आप सेवा के साथ मेवा, सेवा भी होती है और पैसा भी मिलता है। और अपने भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि सदलक्ष्मी हमारे पास आनी चाहिए। तो गाय के माध्यम से हम रिजनेबल प्रॉफिट कमाएं, गाय की सेवा भी होगी, उनका तो बेनिफिट मैंने कहा कि स्पिरिचुअल होता है, वो अभी यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन साथ साथ में देश की उन्नति होगी, देश में हमारे देश समृद्ध होगा, देश सुखी होगा, स्वस्थ होगा। तो ये बड़ा एक ब्रीड का इंप्रूवमेंट का बात की। नेक्स्ट में आता हूँ, और ऐसे बहुत से मेरे पास उदाहरण भी हैं जो 10 गाय से लेकर के कॉर्पोरेट तक। बिलीव मी, हमारे कहने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में जामनगर में आज उनके पास 200 बेस्ट गिर गाय का हर्ड है। और वो मैंने जो अभी कहा उसी लाइन पर प्योरली प्रॉफिट मेकिंग, नॉट एट ऑल सेवा की बात ही नहीं, प्योर प्रॉफिट मेकिंग एक एंटरप्रेन्योर, एक कॉर्पोरेट के लेवल पे काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारी गाय माता, जो मैं स्ट्रे कैटल की बात करूंगा तब आएगी, कि तभी बचेगी, तभी गौरक्षा सही होगी जब हम गाय का गौमूत्र, गोबर और दूध का सही मायने में उपयोग करके हम सेल्फ रिलायंट होंगे। कोई ना कोई थोड़ा सा हमारा गुजराना होगा तो गाय रखेंगे, तो छोड़ देंगे। किसान की आज हालत क्या है, लेकिन उनमें से हमें ये करना है। दूसरी बात मिल्क की, क्योंकि मैंने कह दिया मिल्क मार्केटिंग का, मिल्क वैल्यू एडिशन का। आपके पंजाब में नजदीक में मैं गया था, अभी चंडीगढ़ से आगे एक गाँव है, भूल गया अभी, मुझे याद आएगा तो कहूंगा। वहां एक लड़का है, 200 गाय रखी है और गाय से पूरे मिठाई बनाता है, सभी प्रकार की अलग अलग, दिल्ली तक बेचता है, वैल्यू एडिशन। और बोलता है कि यह देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, देसी गाय के बना हुआ ये पेंडा, देसी गाय के बना हुआ ये बाकी के सभी स्वीट। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इट्स एंटरप्रेन्योर, इट्स वैल्यू चेन और फॉरवर्ड लिंकेज है। ये भी आज एंटरप्रेन्योर बहुत से लोग यहाँ एक प्रीमियर आइटम के नाम पे, या तो मिल्क, या तो देसी गाय का मिल्क और उनकी प्रोडक्ट, गाय का घी, आज मेडिसिनल वैल्यू इतनी है कि अमेरिका में यहाँ से हमारे पास तो मुझे लगभग रोज एक बार फोन आता होगा, और वो कहते साहब हम 4000 रुपया भी देंगे किलो का, 1 किलो का, लेकिन हमें प्योर और रियली
ऑथेंटिक गाय का घी चाहिए और मैं भेज रहा हूँ। अच्छी बात है, तो ये भी एक बड़ा बिजनेस है। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी का बात आती है। पंचगव्य मेडिसिन बहुत अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो भी मैं कहता हूं कि आप आगे आइए। पंचगव्य से बहुत सी दवाइयां बनती है, ऑथेंटिक दवाइयां। जैसे एलोपैथी का शास्त्र है वैसे आयुर्वेद का शास्त्र बड़ा है, उनके ऑथेंटिक बुक है, शास्त्रों में है, लेकिन शास्त्रों के साथ आयुर्वेद के जो प्रमाणित ग्रंथ है, जो रिकॉग्नाइज ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक, उसमें जो लिखा है इसी दवाई बनाने का बहुत बड़ा बिजनेस। मुझे तो मेरा तो पर्पस क्या है, मेरी गाय का दूध, मेरी गाय का गौमूत्र और मेरी गाय का गोबर का उपयोग करके आप दवाई बनाए, ताकि मेरी गाय, मेरा किसान, मेरा जो गोपालक वो सस्टेनेबल हो जाए। यदि आप फॉरवर्ड लिंकेज होगी तो ये बेच आएगा। इसलिए पंचगव्य मेडिसिन का बहुत बड़ा बिजनेस कोऑपरेटिव के रूप में हमने यहाँ शुरू किया है। हमारी भावना भी चिकलिया मेरे साथ मिनिस्टर थी अटल जी की सरकार में, उन्होंने उस समय एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में का इनोग्रेशन किया था और सभी प्रकार की ये प्रोडक्ट जैसे आज पतंजलि बनाती है वैसे यहाँ एक महिला कोऑपरेटिव, तो ये महिला के लिए एंटरप्रेन्योर, महिला कोऑपरेटिव के नाते, महिला एनजीओ के नाते हमने यहाँ मनरेगा से बहुत सी बहनों को और अपने जो DRDA होता है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वहां भी ये आइटम को बनाने के लिए जो ITI का बिजनेस है, ITI का